जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार कुमार तिड़के है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का न्यूज़पेपर 1 अक्टूबर 2022, इसका हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। आज के न्यूज़पेपर में ऐसी कौन सी खबरें हैं जो हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी होगी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चाहे आपका सीजीपीएससी की परीक्षा हो जाए, चाहे सीजीपीएससी का इंटरव्यू हो जाए, इसके अतिरिक्त हॉस्टल वार्डन की परीक्षा हो जाए, जो आपका एग्जाम आने वाला है सब इंस्पेक्टर का, इस एग्जाम की बात कर ले, शिक्षक भर्ती, सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज में जैसे हमारे पास नेशनल लेवल की सबसे पहली खबर जो आती है वो है, आकर हेडलाइन देखेंगे, त्योहारी सीजन में महंगे कर्ज की मार। ये सारी हेडलाइंस को हम लोग छोड़ते हैं और आते हैं मेन पॉइंट पे। क्या बोलता है, आरबीआई ने रेपो रेट में फिर 50 आधार अंक की वृद्धि की है। 3 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची ब्याज दरें। अब ये होता क्या है, तो आरबीआई जनरली जो है हर 2 मंथ में, याद रखिएगा, हर 2 माह में आपका मौद्रिक नीति जारी करती है। इसी मौद्रिक नीति से रिलेटेड ये खबर है। मौद्रिक नीति के बारे में बात करेंगे तो 6 पहलू आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सीआरआर रहता है, एसएलआर रहता है, बैंक रेट रहता है, रेपो रेट रहता है, इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट रहता है और एक एमएसएफ रहता है। तो इसी के बारे में खबर है कि जैसे जैसे ब्याज दरें आरबीआई बढ़ाएगा वैसे वैसे हमारा कर्ज जो है महंगा होगा। इसी में जो खबर आती है, आरबीआई ने रेपो रेट में 0.5% की वृद्धि की है। और इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। शक्तिकांत दास इसके अध्यक्ष है। अगर हम लोग बात करेंगे, आपके आरबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, शक्तिकांत दास है। इन्हीं की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति की समिति ने 3 दिनों की बैठक के बाद यह फैसला लिया है। अगर देखेंगे टोटल कितने समिति में सदस्य हैं तो यहाँ पे बता दिया गया है। समिति में से 6 में 5 सदस्य जो है इस फैसले से सहमत थे। ओके, तो याद रखिएगा, मौद्रिक नीति समिति में यदि बोला जाए टोटल कितने सदस्य होते हैं तो 6 सदस्य होते हैं। 6 में से 5 इस चीज को लेकर सहमत थे कि आपका जो है रेपो रेट की वृद्धि की जानी चाहिए। अब वर्तमान में रेपो रेट कितना हो गया है, तो याद रखिएगा 5.9%। देख सकते हैं आप, जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, 5.9% जो है आपका रेपो रेट हो गया है। इसके बाद अब रेपो रेट होता क्या है, इसके बारे में यदि जानने की कोशिश करेंगे तो वह रेट जिस पर बाकी बैंक शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई से लोन लेते हैं उसको कहा जाता है रेपो रेट। इसके साथ ही साथ आरबीआई जो ये काम कर रहा है, कुछ जो है हमारी सूचनाएं भी देता है या कुछ हम लोग कह सकते हैं अनुमान जताता है। इसी में हमारा जो सबसे ज्यादा अनुमान रहता है जीडीपी या आर्थिक वृद्धि दर हम लोग जिसको बोलते हैं, उसके बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि वर्ष 2022-23 के लिए अगस्त में इसके 7.2 रहने की उम्मीद जताई गई थी हमारी जीडीपी वृद्धि दर की, बट अभी इसको कम करके 7% कर दिया गया है। कि देश की जो आर्थिक वृद्धि दर है वर्ष 2022-23 में 7% की दर से बढ़ेगा, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। अलग अलग जो समितियां रहती हैं या अलग अलग संस्थाएं रहती हैं, वो हर एक देश की या अपने अपने देश की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाती हैं। आंकड़े अलग अलग हो सकते हैं, जैसे आरबीआई अलग लगाएगा, वर्ल्ड बैंक अलग लगाएगा, आईएमएफ अलग लगाएगा। ये सारी चीजें एग्जाम में कभी कभी पूछी जाती है। इसके बाद यदि बात करेंगे हम लोग मुद्रास्फीति की, तो महंगाई के बारे में बोल रहा है कि 6.7% पर बरकरार रखा गया है मुद्रास्फीति को, अनुमान चालू वित्त वर्ष के लिए। मतलब क्या है, जो महंगाई दर है वो हमारी 6.7% से बढ़ रही है। किसी भी अर्थव्यवस्था की यदि बात किया जाए, जैसे भारत एक विकासशील देश है, तो विकासशील देश में अर्थव्यवस्था की यदि बात आती है तो वो 2 से 6% की अगर बीच में रहती है तो इसको क्या है, हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमल। ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है, इससे कम भी मतलब बेकार है, इससे ज्यादा भी बेकार है। तो अभी 6.7% मतलब थोड़ा सा बुरे हालात है। बट आरबीआई बोल रहा है कि दिसंबर तक जो है मुद्रास्फीति आरबीआई के संतोषजनक 6% के ऊपर रहने का अनुमान है। मतलब जो हमारा मेन रहता है, दिसंबर तक महंगाई जो है 6% के ऊपर रहेगी, दिसंबर के आसपास जो है आपको कंट्रोल में देखने को मिलेगा। अगर इसके बारे में बात करेंगे, महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या कर रहा है, तो बोलता है कीमतों पर काबू कर रखने के लिए उदार मौद्रिक नीति के रुख को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करेगा। जो उदार मौद्रिक नीति है उसको जो है अब वापस लेने के पीछे जो है आरबीआई ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा है। बोल रहा है प्राकृतिक गैस की कीमत जो है रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही है। ये सारा चीज हम लोग जानते ही है, हमारे साथ हो रहा है, तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपका रेपो रेट में वृद्धि होती है, एक बात कर लेते हैं हम लोग, रेपो रेट जो है हमारा आरआर जिसको हम लोग बोल देंगे, रेपो रेट में जो वृद्धि हो रही है इससे नुकसान क्या होगा या हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा। ये एक ऐसी ब्याज दर होती है जिससे जो सामान्य बैंक है वो आरबीआई से लोन लेते हैं। अगर यही रेट उनको ज्यादा पड़ रहा है तो इससे जो हमारा होम लोन रहता है, इसके अलावा जो पर्सनल लोन रहता है, व्हीकल लोन जो रहता है, ये सब की ब्याज दरों में कुछ ना कुछ वृद्धि करना पड़ेगा। और जैसे ही आरबीआई ने इसकी घोषणा की, आज 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा या लॉन्च हो जाएगा, तो इसमें देखोगे एसबीआई जो है और एचडीएफसी, इन दोनों ने अपनी ब्याज दरें बढ़ा दी है। ये एक बेसिक सी चीज है जिसमें 2 खबरें इंपॉर्टेंट है। एक आपका हो गया मौद्रिक नीति से, और दूसरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि रिसेंट में यदि पूछेगा
कि आरबीआई ने देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी वृद्धि दर को कितना अनुमानित किया है। तो अगस्त में जो रिपोर्ट थी 7.2% बोला था, अब वर्तमान में बोल रहा है 7% की दर से जो है हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट खबर है, जिन लोग मोबाइल डाटा चलाते हैं, आज से देश में जो है 5G सेवा जो है लॉन्च हो जाएगी। मतलब 1 अक्टूबर 2022 से देश में 5G सेवा जो है लॉन्च हो जाएगी। ये 5G, जब हम लोग लिखते हैं 5G तो ये जी फॉर क्या होता है, जी फॉर होता है जनरेशन। ओके, याद रखिएगा, जी फॉर हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेशन। जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है उसमें हम लोग 5th जनरेशन की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम लोगों की जनरेशन चेंज होती है वैसे वैसे मोबाइल की जो है नेटवर्क कनेक्टिविटी और इसके साथ साथ जो स्पीड है इसमें वृद्धि होते जाती है। जैसे फर्स्ट जनरेशन था, उसके बाद सेकेंड जनरेशन आया, जीपीआरएस आया, उसके बाद आपको ई वाला देखने को मिला होगा, फिर 3G आया, 4G आया, फिर 4G प्लस, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं 5G आ रहा है। यदि इसके बारे में बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को, मतलब आज के दिन की बात कर रहा है, भारतीय राजधानी में इंडियन मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करते हुए 5G सेवा की शुरुआत करेंगे। तो कहां पर होने वाला है, तो याद रखिएगा दिल्ली में होने वाला है। नाम क्या रहने वाला है कार्यक्रम का, किस चीज का उद्घाटन होगा, इंडियन मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन होगा। इस बीच में यदि बात करेंगे इस कार्यक्रम में, तो जितने भी मोबाइल इंडस्ट्रीज वाले हैं सबके सब आएंगे। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी हो गया, भारतीय एयरटेल के प्रमुख सुनील भारती मित्तल हो गया, वोडाफोन इंडिया के जो कुमार मंगलम बिड़ला है ये मौजूद रहेंगे। यदि बात की जाए न्यू मोबाइल इंडिया कांग्रेस का आयोजन में जो है हमारा थीम क्या रहने वाला है, तो याद रखिएगा न्यू डिजिटल यूनिवर्स। जैसे 5G आ रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब आगे बढ़ेंगे डिजिटल यूनिवर्स में, मेटावर्स वगैरह में हम लोग जो है बढ़ने के आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अगर आप लोग यूट्यूब वगैरह चलाते हैं और कुछ टेक्निकल चैनल्स को देखते हैं, तो जैसे एयरटेल वगैरह ने जब 5G लॉन्च किया था तो उसमें कुछ मूवी सीन्स के बारे में दिखाया था। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें दिखाई थी कि आप अपने मोबाइल पे बैठ के अपने नेटवर्क से ही आप जो है गाड़ियों को चला सकते हैं, दूसरे के कंप्यूटर में आप गेम खेल सकते हैं। ये सारी सारी सुविधाएं जो है आने वाली, तो डिजिटल यूनिवर्स में हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, इसी में न्यू डिजिटल यूनिवर्स को थीम दिया गया है। ये कार्यक्रम की बात करेंगे तो आज 1 अक्टूबर से शुरू होकर 4 अक्टूबर तक चलेगा। तो याद रखिएगा 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम जो है होने वाला है। अगर बात करेंगे तो 2022 में जो आज से हमारा 5G सेवा शुरू होने वाली है तो वो कहां पर होगा, तो 5G लॉन्च होते ही 4 जगहों पर 5G सेवा शुरू हो जाएगी। अब ये कहां कहां होगी, तो 4 जगह में दिल्ली में स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बेंगलुरु की मेट्रो है, कांडला पोर्ट है और भोपाल की स्मार्ट सिटी। अभी ऐसा नहीं है कि लॉन्च किए और आपके शहर में मिल गया, ये देश के बड़े शहरों में मिल गया। पर्टिकुलरली आज 4 जगह पे शुरू होने की संभावना है, जिसमें दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बेंगलोर की मेट्रो है, कांडला पोर्ट है और भोपाल स्मार्ट सिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारी कल की खबर का ही आगे का हम लोगों को सार देखने को मिलेगा। जैसे कल हम लोगों ने खबर में बात की थी, महिलाओं के अधिकार को देने में ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्पष्ट किया कोई चीज। हुआ क्या था, कल हम लोगों ने खबर पढ़ी थी कि कोई भी महिला जो है अब गर्भपात करा सकती है। अगर 20 से 24 हफ्ते के उसके पास गर्भ है, मतलब 24 हफ्ते से अधिक कम का गर्भ है, तो वो गर्भपात करा सकती है, चाहे वो विवाहित महिला हो, चाहे अविवाहित महिला हो, चाहे एकल महिला हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, समानता के अधिकार में लाते हुए बताया। अब इसी में है, यदि सुप्रीम कोर्ट बोलता है या कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई नाबालिग महिला क्या इसके लिए अपना गर्भपात करा सकती है, सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करते हुए बोलता है कि बिल्कुल करा सकती है। कोई नाबालिग महिला है तो उनके लिए विशेष श्रेणी में डाला गया है, जो हमारा एमटीपी एक्ट था कल का, उसमें नियम 3B में महिलाओं को विशेष श्रेणी में शामिल किया जाएगा, नाबालिग महिलाएं। अब 18 साल से कम उम्र की आयु की महिलाएं भी गर्भपात करा सकती हैं और उनकी प्राइवेसी को ध्यान पे रखते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत अगर पुलिस भी जानकारी मांगती है तो आप पुलिस को भी विवरण नहीं देंगे। मतलब अब डॉक्टर जो है किसी भी नाबालिग जो अपना गर्भपात करा रही है उसकी पहचान जाहिर नहीं कर सकते। ये एक विशेष प्रावधान कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेशनल खबर है। इंटरनेशनल मुद्दे पर हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट खबरें रहने वाली है, जिसमें से एक छोटी खबर हम लोग कर रहे हैं अभी, ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन। हिजाब जो है एक विशेष समुदाय की महिलाओं के द्वारा जो है पहना जाता है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं सिर ढकने के लिए लगा रहता है, हमेशा महिलाओं को लगा के रहना पड़ता है। अब इसमें क्या है, एक तरीके से जिनको लगाना है, जैसे हमारे देश में भी हम लोग बात करेंगे, हमको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, घर पे किस प्रकार से रहना है, बाहर किस प्रकार से रहना है, ये हमारे ऊपर है। स्कूल ड्रेस की बात अलग होती है, बट यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज है जहां पर हिजाब पहनने को बोला जाता है, आपको पहनना ही है। यदि आप महिलाएं हैं कोई भी आप उसमें वो नहीं कर सकते, उनके धर्म का हिस्सा है। अब इसी में महिलाओं ने जो है समानता के अधिकार के तहत बोला कि हमको नहीं पहनना है, क्योंकि ये हमारी अभिव्यक्ति, हम पहनना चाहे या नहीं पहनना चाहे। तो ईरान सरकार के खिलाफ
बार बार जो है हिजाब विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। इसमें प्रदर्शन में क्या हो रहा है, कई महिलाएं अपना हिजाब बाहर निकालकर आपका सामने आ रही हैं। इसके अतिरिक्त कई महिलाएं जो है हिजाब खोलकर अपना बाल दिखाते हुए या बाल कटवाते हुए बाहर आ रही हैं। इसमें सरकार जो है जो हिजाब है उसके विरोधियों को दबा रही है, कुचल रही है। इसी में एक महिला की मृत्यु भी हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग काफी अच्छे कंट्री में है, इस हिसाब से देखा जाए क्या पहनना है, कैसे घूमना है, हम लोगों के पास रहता है। बाकी अगर स्कूल ड्रेस वाले में बात आती है तो डेकोरम होता है, हर स्कूल का कुछ रूल्स होते हैं या हर संस्थाओं के कुछ रूल्स होते हैं, वहां पर आपको वैसे ही जाना है। जैसे अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो काले कपड़े पहन के जाएंगे, पुलिस में तो आप खाकी वर्दी पहनेंगे, वो ड्रेस कोड का हिस्सा होता है। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल घर में घूम रहे हैं या बाजार जा रहे हैं, आप किसी भी ड्रेस में जाइए, आपको कोई रोकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट खबर के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, कल भी हम लोगों ने कवर अप किया था इसको, कि यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को बनाया रूसी, किसने, पुतिन ने। यूक्रेन के जनरली जो 4 क्षेत्र थे, 15% हिस्सा जो यूक्रेन का रहता था, उसको रूस ने क्या किया है, अब अपने कब्जे में ले लिया है। आज ही आप देखोगे मीडिया में यही खबर चल रही है। तो क्रेमलिन में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में पुतिन ने कहा कि लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसान और जेपोरिजिया ये क्षेत्र हमेशा के लिए अब क्या कहते हैं, रूस का हिस्सा बन जाएंगे। पहले ये यूक्रेन का हिस्सा थे, अब रूस का हिस्सा बनने वाले हैं। हुआ क्या है, तो रूस ने आक्रमण किया यूक्रेन के ऊपर। क्यों? क्योंकि यूक्रेन जो है बार बार नाटो की सदस्यता चाहता था। अब यूक्रेन जब एकदम हारने लगा और रूस जब अच्छे से पीट दिया, इसके बाद 15% हिस्सा जो है ले लिया है। यह अगर देखा जाएगा तो अभी तक दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसी पहली बड़ी घटना हो रही है जिसमें यूरोप ने किसी दूसरे देश के क्षेत्रों को अपना हिस्सा बनाकर अपनी सबसे बड़ी घटना बताया है। मतलब ऐसा पहली बार हो रहा है दूसरे विश्व युद्ध के बाद कि किसी दूसरे देश का इतना बड़ा भूभाग यूरोपीय देश का किसी दूसरे देश ने कब्जा लिया है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे, जो हमारे व्लादिमीर पुतिन है, इन्होंने बहुत खतरनाक स्टेटमेंट दिया, क्योंकि इनको पता है कि पश्चिमी देश अब इनका विरोध करेंगे। तो सपोर्ट में रहने के लिए किस प्रकार से बताते हैं पश्चिमी देशों को कि तुमने भारत को लूटा था। ये उस समय की बात करते हैं जब भारत जो है उपनिवेश टाइप का था, अंग्रेजों का, या बोल सकते हैं हम लोग गुलाम था। आप सभी को पता होगा भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, अंग्रेज बहुत ज्यादा लूट लूट के ले गए। तो वही चीज याद दिलाते हैं कि अगर हम लोग कब्जा करें तो तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो। इसके बाद यदि बात करेंगे तो आपका इसके बीच में यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, वो क्या कर रहा है, अब वो बोल रहा है कि मैं तो अब नाटो की सदस्यता लेकर रहूंगा। ये फोटो में जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारे व्लादिमीर पुतिन है। बाकी ये जो 4 लोग हैं, ये 4 लोग जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, इन्होंने क्या किया, जो 4 क्षेत्र हमारे लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसान और ज़पोरिजिया, इनमें से लोगों को उठाया, बोला आप यहाँ के प्रमुख हो और आइए आप सिग्नेचर करिए। तो ऑफिशियली सिग्नेचर करवाकर यूक्रेन के इन हिस्सों को रूस ने अपने में मिला लिया। अब घोषणा कर दिया कि अब ये रूस के हैं। अगर अब इन क्षेत्रों पर कोई देश हमला करता है तो ये माना जाएगा कि रूस पर हमला हो रहा है। यदि हम लोग मैप से समझने की कोशिश करेंगे तो ये वाला रीजन जो आपको राइट साइड में जो भी दिख रहा है, ये पूरा रूस का रीजन है। इधर आएंगे यूक्रेन का रीजन है। ये वाला जो हमारा है लुहांस्क, डोनेस्क और इसके अलावा ज़पोरिजिया और खेरसान, इसको रूस ने पूरा कब्जा कर लिया है। इन केस यदि आगे में ये वाला रीजन भी आपका रूस कब्जा कर लेता है तो यूक्रेन जो है लैंड लॉक्ड आपका कंट्री हो जाएगा। फिर उसको जो ब्लैक सी है उसमें जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसके पहले रूस ने क्या किया था, तो ये यूक्रेन का हिस्सा था क्रीमिया, जिसको 2014 में रूस ने कब्जाया था। तो धीरे धीरे जो है रूस इसके एरिया को कब्जाते जा रहा है। इस पर बहुत बड़ा एरिया लिया है, 15% आपका गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट खबर। अब हमारे पास स्टेट से जुड़ी हुई आ जाएगी। तो स्वच्छता सर्वेक्षण, जब से 2014 है हमारे नरेंद्र मोदी आए हैं, तब से स्वच्छता सर्वेक्षण होता है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रदेश के 8 शहरों ने मारी बाजी। इस बार किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में बात कर रहे हैं हमारे। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ राज्य में 8 शहर जो है टॉप पर आते हैं। अगर बात किया जाएगा तो 1 अक्टूबर 2022 मतलब आज ये कार्यक्रम होने वाला है नई दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में, जहां पर सम्मान मिलेगा। इसका जो भी रिजल्ट था वो कल ही आयोजित कर दिया गया था। अगर देखा जाएगा तो 15,000 से कम आबादी वाले नगरीय निकाय में भटागांव और माना कैंप, ये 2 एरिया है। 15 से 25,000 की आबादी में खैरागढ़ है। इसके अलावा 25,000 से 50,000 की आबादी में जशपुर नगर और कोंडागांव है। 50,000 से 1 लाख की आबादी के बीच में बिरगांव है। 1 लाख से 3 लाख की आबादी में अंबिकापुर है। इन सबको क्या मिला है, फर्स्ट प्राइज मिला है। इसके अलावा यदि देखेंगे तो 10 लाख से कम की आबादी वाले शहर में रायपुर ने जो है सेकंड स्थान प्राप्त किया है। 10 लाख से ऊपर वाले में इंदौर फर्स्ट रहा है। तो जनरली यदि देखा जाएगा
तो 1 2 3 4 5 ऐसे मैक्सिमम श्रेणी में छत्तीसगढ़ के शहर जो है फर्स्ट आते हैं, जिसमें माना कैंप भटगांव 15,000 से कम में है, 15 से 25,000 में खैरागढ़ है, इसके अलावा 25 से 50,000 में जशपुर नगर और कोंडागांव है, 50,000 के ऊपर बिरगांव है, और 1 लाख से 3 लाख की आबादी में अंबिकापुर टॉप करते हैं। रायपुर जो है सेकंड नंबर पे है। यदि बोला जाए कि इस कार्यक्रम के सर्वेक्षण के दौरान कितने नगरीय निकायों में छत्तीसगढ़ में ये सर्वेक्षण हो रहा था, तो 169 छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में जो है भाग लिया गया था। इसके लिए गत 8 माह से लगातार सर्वे की टीम निकायों पर भ्रमण कर रही थी। लगातार 8 महीना सर्वे हुआ है, उसके बाद बताया गया कि किस प्रकार का है। इसके अतिरिक्त देखा जाएगा तो छत्तीसगढ़ की कुछ योजनाओं का भी क्रियान्वयन देख रहे थे किस प्रकार से हो रहा है, जिसमें आपको मिशन क्लीन सिटी मिलेगा, स्वच्छता श्रृंगार मिलेगा, सुविधा 24 मिलेगा, गोधन न्याय योजना, निदान 1100, निष्ठा आदि राज्य प्रवर्तित योजनाओं के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति का निरीक्षण किया। यहाँ पर आप लोगों को कई ऐसी योजनाओं का नाम देखने को मिलेगा जो जनरली बुक्स में भी आई नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। क्लीन सिटी, स्वच्छता श्रृंगार, सुविधा 24, गोधन न्याय योजना, निदान 1100, निष्ठा, ये सारी हमारी राज्य प्रवर्तित योजनाएं हैं। यदि आप लोग चाहेंगे तो इसका हम सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाकी आज जो है राष्ट्रपति इनका सम्मान करेंगे और जो है प्राइज देंगे। चलिए आगे आते हैं, स्टेट की दूसरी खबर के बारे में बात करेंगे। तो मीसाबंदी सम्मान निधि देने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। ये चीज क्या है समझिएगा। तो मीसाबंदी पेंशन व्यवस्था, इसके बारे में पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। तो जब देश में आपातकाल लगा था, तो आपातकाल के समय क्या हुआ था, कई लोगों को जो सरकार है उस समय की जेल में डाली थी, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, राजनीतिक बंदी। तो आपातकाल की घोषणा के बाद बंद किए गए राजनीतिक बंदियों को लोकतंत्र सेनानी का दर्जा देते हुए छत्तीसगढ़ वर्ष में 2008 से पेंशन की व्यवस्था सम्मान निधि लागू की गई थी। रमन सरकार के टाइम हुआ था, एक हेडलाइन आई थी कि मीसाबंदी अब स्वतंत्रता सेनानी। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया था, आपातकाल में जितने भी लोगों को पकड़ा गया था, जितने भी लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उन लोगों को सरकार बोली कि ये स्वतंत्रता सेनानी है, अब इनको पेंशन मिलनी चाहिए। पेंशन कितनी दी जाती थी, तो जिन लोग 6 महीने से कम जेल में रहे थे उनको प्रति माह 15,000 रुपए दिया जाता था, और जो 6 महीने से ज्यादा जेल में थे उनको 25,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाती थी। यदि ऐसा कोई बंदी जिसकी मृत्यु हो गई है तो उसकी पत्नी को जो है आधी राशि का भुगतान किया जाता था। ये हमारे देश में, हमारे राज्य में ये वाली व्यवस्था चल रही थी। अब क्या हुआ, 2018 जब कांग्रेस की सरकार आई, तो कांग्रेस की सरकार ने 2019 में नोटिफिकेशन जारी किया और मीसाबंदियों के सम्मान निधि पर रोक लगा दी थी। बोला गया कि ये कोई स्वतंत्रता सेनानी थोड़ी ना, आपातकाल में पकड़े गए गिरफ्तार हुए लोग राजनीतिक लोग हैं, तो इनको पेंशन देना सही नहीं है। इनकी भी बात अपनी तरफ सही है, पेंशन देने वाली बात भी अपनी तरफ सही है। इस बीच में जिन लोगों को पेंशन मिल रही थी और जो कुछ काम नहीं करते, जिनके जीने का आसरा केवल ये था, जब 2019 में नोटिफिकेशन आता है सरकार की तरफ से कि अब बंद हो जाएगी, तो इन्होंने आपका हाई कोर्ट में बिलासपुर में वो लगा दिया याचिका कि हमारे पास जीने के लिए और कोई आधार नहीं है, केवल यही चीज है, हमको पेंशन मिलती है तो हम लोग जी पाते हैं, तो हमारे लिए पेंशन शुरू करिए। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पेंशन शुरू कर दी थी सरकार के आदेश के खिलाफ जाके। फिर छत्तीसगढ़ सरकार क्या की है, हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाई कोर्ट के फैसले को पलटा है। करीब 4,500 मीसाबंदी से प्रभावित होने वाले हैं, मतलब 4,500 लोगों की पेंशन अब जो है बंद हो जाएगी। पहले 2019 के आदेश के बाद बंद हुई थी, हाई कोर्ट में स्टे लग गया, फिर हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने ये पलट दिया है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे आते हैं, छत्तीसगढ़ में खेल से जुड़ी हुई एक खबर आपको देखने को मिलने वाली है। तो राष्ट्रीय खेल जो हमारे हो रहे हैं कहां पर, आपको पता होगा अहमदाबाद में, जो हम लोगों ने बात की थी। इसमें स्केटिंग में अमितेश ने सिल्वर मेडल जीता है। छत्तीसगढ़ का व्यक्ति है, छत्तीसगढ़ का लड़का है अमितेश मिश्रा, इसने सिल्वर मेडल जीता है। तो 36वें राष्ट्रीय खेल में शुक्रवार को प्रदेश को पदक में पहली सफलता मिली है। 10,000 मीटर स्पीड स्केटिंग में अमितेश मिश्रा ने सेकंड स्थान प्राप्त करके सिल्वर मेडल जीता है। एकदम छोटी सी खबर याद रखिएगा, अगर कभी पूछ दे कि अमितेश मिश्रा का संबंध किससे है, तो स्केटिंग से है। इसने जो है नेशनल गेम्स में गुजरात में जो है सिल्वर मेडल जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट खबर है, इसमें हम लोग अगर देखेंगे तो कल्चर से रिलेटेड है। रियासत काल में मां दंतेश्वरी को गार्ड ऑफ ऑनर देने की परंपरा चली आ रही है। जैसे हम लोग जाएंगे बस्तर में, अलग अलग कला संस्कृति हम लोगों को देखने को मिलती है, बस्तर का कल्चर थोड़ा अलग देखने को मिलता है। इसी बीच में मां दंतेश्वरी जो है उनको गार्ड ऑफ ऑनर देने की परंपरा आप लोग अगर कभी देखे होंगे, सिपाहियों के द्वारा या पुलिसों के द्वारा दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, राजा की उपस्थिति में पहले बंदूकधारी जवान जो है इस परंपरा को निभाते थे। आजादी के बाद यह परंपरा पुलिस बल के जवानों द्वारा निभाई जा रही है। अगर दंतेश्वरी मंदिर के बारे में बात करेंगे तो आपको काकतीय वंश के शासक अन्नम देव के बारे में पता होगा। अन्नम देव ने जो है ग्राम तराला में एक मंदिर का निर्माण करवाया था माता दंतेश्वरी के नाम से। दंतेश्वरी मंदिर आज हम लोग जानते हैं। बस्तर के दशहरा का एक और कल्चर का एक छोटी सी परंपरा है
जिसके बारे में पुस्तकों में ज़्यादा नहीं मिलता, इसको भी याद रखिएगा। ये पुराने ज़माने से चला आ रहा है और अभी भी चलेगा। कितने बार ये दिया जाता है गार्ड ऑफ ऑनर? तो ये भी याद रखिएगा, 1 वर्ष में 2 बार जो है माता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। इसके साथ ही साथ अब माता को बोला जाता है कि आप आइए बस्तर के दशहरे में, मतलब क्या कहते हैं, निमंत्रण दिया जाता है या आवेदन किया जाता है कि जो है आप आइए कहाँ पर, बस्तर दशहरा में। तो इतना था हमारे आज के करंट अफेयर में, एक छोटा सा वीडियो हम लोगों ने बनाने की कोशिश की है। इसके अतिरिक्त यदि आपको मैथ रीजनिंग का वीडियो पैकेज चाहिए, हमारे पास है, ऐप में डाउनलोड करके आप उसको परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ कल से टेस्ट सीरीज हमारा शुरू हो जाएगा, तो आप टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।